नमस्कार विद्यार्थियों। हमने धरातल के ऊपर बहते हुए पानी यानी नदी के जो कार्य हैं, उन कार्यों के द्वारा उत्पन्न जो स्थलाकृतियां हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम पवन के कार्य और पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हवा की जो दिशा होती है वो चारों तरफ से बदलती रहती है और मुख्य रूप से इसके कार्यों की अगर बात करते हैं, पवन के कार्यों की बात करते हैं, तो स्पष्ट रूप से जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पवन के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो हम स्पष्ट रूप से पूर्ण विकसित स्थलाकृतियाँ उन क्षेत्रों में देख सकते हैं, क्योंकि वनस्पति का आवरण कम पाया जाता है। बहुत कांटेदार वनस्पति थोड़ी बहुत जगह जरूर देखने को मिलती है, बसावट कम है, बारिश कम होती है, वाष्पीकरण की क्रिया वहाँ ज़्यादा देखी जाती है, तापमान ऊंचे रहते हैं गर्मियों में, दैनिक तापांतर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस कारण स्पष्ट रूप से हम पवन के जो कार्य हैं, उनके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, वो हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा देख सकते हैं। जब हम मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो पूरे धरातल का जो कुल भाग है उसका लगभग 33.6% भूभाग पर मरुस्थलीय या बालू मिट्टी आवर्त है, मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार है। ये लगभग महाद्वीपों के या किसी देश के पश्चिमी भागों में हमें प्राय देखने को मिलते हैं। अधिकांश जो मरुस्थल हैं वो पश्चिमी भागों में देखने को मिलते हैं और इसका कारण जो समुद्री जो हवाएं हैं जो स्थल की ओर चलती हैं वो इन पश्चिमी भागों तक पहुंचते पहुंचते अपनी जो नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, वो खत्म कर देती है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में बारिश कम होती है। मरुस्थल इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो विश्व के जब हम मुख्य मरुस्थलों की बात करते हैं, कौन कौन से मुख्य मरुस्थल हैं, तो जैसे हमने मानचित्र के माध्यम से जैसे ऑस्ट्रेलिया का महान मरुस्थल है उसकी बात करते हैं, भारत का थार मरुस्थल है, चीन का तकलामकान है, मंगोलिया का गोबी का मरुस्थल है, तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल, सहारा, यहाँ कालाहारी मरुस्थल, नाबिन एकदम तटीय क्षेत्रों में, और ये कारू मरुस्थल, पैटागोनिया, आटाकामा, सोनारा और मोजन, ये विश्व के कुछ प्रमुख बड़े मरुस्थल हैं और ये प्राय महाद्वीपों के पश्चिम भागों में हमें देखने को मिलते हैं। यह इनकी स्थिति है। पवन के कार्य, चूंकि हवा चारों तरफ से चलती है तो इनके कार्य हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चारों तरफ से स्थलाकृतियों का ये निर्माण करते हैं और मुख्य रूप से चूंकि हवा की साथ जो धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं मिलते हैं, हवा के साथ नहीं रहते हैं, वो लगभग 6 या 7 फीट की ऊंचाई तक अधिकांशतः जो धूल के कण होते हैं वो इस ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से इनके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं वो नीचे जो भूभाग है, धरातल से सटे हुए जो कम ऊंचाई वाले हैं, वहाँ पर इनकी जो स्थलाकृतियां हैं वो स्पष्ट रूप से मिलती हैं, क्योंकि हवा के साथ जो मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं, वो धरातल के समीप ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पवन के अपर्दन के कार्यों की अगर बात करते हैं, क्योंकि पवन के द्वारा भी अपर्दनात्मक कार्य, परिवहन के कार्य और निक्षेपण के कार्य संपन्न होते हैं। तो यहाँ अपर्दन के कार्यों की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से अपवहन की क्रिया, अपर्दन का कार्य इस क्रिया के द्वारा सर्वाधिक होता है, क्योंकि हवा चलती है और मिट्टी उड़ाने का काम हवा करती है, तो इस क्रिया को हम अपवहन की क्रिया का नाम देते हैं। अपघर्षण की क्रिया भी होती है, क्योंकि हवा के साथ धूल के कण होते हैं और धूल के कण जब चट्टानों से टकराते हैं, किसी सतह से टकराते हैं, तो वो अपरदन उस चट्टान या सतह का करता है। साथ ही सन्निघर्षण हवा में उपस्थित
जो कण होते हैं, मिट्टी के कण, धूल के कण, वो आपस में टूटकर वो अपर्दित होते हैं। तो 3 प्रकार से अपर्दन के जो हवा के द्वारा अपर्दन का कार्य है वो 3 रूप से संपन्न होता है। हवा या पवन का जो अपर्दन का कार्य है वो मुख्य रूप से उसको नियंत्रित भी कुछ कारक हैं जो नियंत्रित करते हैं। जैसे पवन का वेग है, पवन अगर मंद गति से चलती है तो वहां अपर्दन का कार्य बहुत कम होता है। तीव्र गति से अगर हवा चलती है तो उसके साथ जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनकी मात्रा भी ज्यादा होती है। फलस्वरूप तीव्र गति से अगर हवा चलती है तो वहां पर अपर्दन का जो कार्य होता है वो ज्यादा संपन्न होता है। धूल के कणों की मात्रा, चूंकि हमने हवा की या पवन वेग की बात की, पवन का वेग अगर ज्यादा होगा तो वहां धूल के कणों की मात्रा भी हवा में या पवन में ज्यादा होगी। फलस्वरूप अपर्दन वहां ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा वहां संपन्न होगा। सेल की संरचना की अगर बात करते हैं, क्योंकि सेल या चट्टान महत्वपूर्ण होती हैं और वो चट्टानें कई कोमल होती हैं, कई कठोर होती हैं, कई भूरभूरी चट्टान किन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इनकी संरचना और जो संगठन होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण से कोमल और नरम जो चट्टान होती है वो हवा के द्वारा आसानी से अपर्दित हो जाती है। यहां जलवायु की अगर बात करते हैं, क्योंकि उष्ण और शुष्क जलवायु जिन क्षेत्रों में मिलती है वहां पर हवा के द्वारा जो अपर्दन का कार्य है वो सर्वाधिक रूप से संपन्न होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सागर तटीय क्षेत्रों के आसपास भी हवा के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं वो हम स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों में देख सकते हैं। वनस्पति का जो आवरण होता है, वनस्पति का जो स्वरूप होता है, किन्हीं क्षेत्रों में अगर ज्यादा वनस्पति है तो वहां हवा के द्वारा जो अपर्दन के जो कार्य होते हैं वो बहुत कम संपन्न होते हैं। अगर वनस्पति विहीन क्षेत्र है वहां हमें ज्यादा हवा के द्वारा या पवन के द्वारा अपर्दन के कार्य वहां हम देख सकते हैं। तो इस कारण ये अपर्दन को नियंत्रित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। अब हम हवा के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, अपर्दन के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं वो कौन कौन सी स्थलाकृतियां हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम वातगर्त की अगर बात करते हैं, क्योंकि हवा का जो मुख्य कार्य होता है वो धूल को उड़ाना, जो धरातल पर वो उड़ाने की क्रिया, मिट्टी को उड़ाने की क्रिया हवा के द्वारा मुख्य रूप से होती है। और यहां हम वातगर्त की अगर बात करते हैं तो यहां से ये अपर्दन का कार्य हवा के द्वारा अपवाहन की क्रिया के द्वारा संपन्न होगा। तो फलस्वरूप यहां गर्त का निर्माण होता है। क्योंकि ये हवा के द्वारा इस गर्त का निर्माण हो रहा है तो हम इसको वातगर्त का नाम देते हैं। क्योंकि वातगर्त की हम बात कर रहे हैं तो मिस्र की जो कतारा गर्त है वो सबसे गहरी गर्त है जो हवा से निर्मित है। उसकी जो गहराई है वो समुद्र की जो सतह है उससे भी नीचे उसकी गहराई हमें उसकी देखने को मिलती है। इंसेलबर्ग की अगर बात करते हैं तो इंसेलबर्ग एक गुंबदनुमा स्थलाकृति होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्राय देखने को मिलती है। क्योंकि ये इंसेलबर्ग क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में हवा चारों दिशाओं की तरफ चलती है, हवा का जो रुख होता है, हवा की जो दिशा होती है लगातार बदलती रहती है। तो गुंबद के आकार की चट्टानों को चारों तरफ से हवा काटती है और गुंबद के समान एक स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसको हम इंसेलबर्ग नाम देते हैं। छत्रक शिला की अगर बात करते हैं तो छत्रक शिला, क्योंकि हमने अभी बात की कि धरातल के समीप क्योंकि रेत के जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो कम ऊंचाई पर मिलते हैं तो नीचे से ये चट्टान का कटाव करते हैं और ऊपर से कम अपर्दित होती है चट्टान। फलस्वरूप छत्रक जैसी स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है जिसको हम छत्रक शिला का नाम देते हैं।
हम भू स्तंभ की अगर बात करते हैं तो भू स्तंभ एक महत्वपूर्ण इस्तेला करती है और यहाँ पर चट्टानों की जो ऊपरी सतह होती है वो जो कि कठोर होती है और कठोर होने के कारण वो भाग अपर्दित नहीं हो पाता है, लेकिन नीचे का जो भाग होता है वो अपर्दित हो जाता है। तो इस कारण से जो कि ये भाग कठोर है तो इसका अपर्दन नहीं होता, लेकिन आजू बाजू के जो मुलायम चट्टान होती है उसके यहाँ कटाव हो जाता है, अपर्दन होता है। फलस्वरूप ये भू स्तंभ जैसी इस्तेला करती है हमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जालीदार शिला की अगर बात करते हैं, क्योंकि यहां भी एक महत्वपूर्ण, जैसे जालीदार शिला इस प्रकार की इस्तेला करती मिलती है, तो यहां पर चट्टानों की जो संरचना है, संगठन है मुलायम और कठोर, तो मुलायम वाले जो भाग होते हैं वो आसानी से अपर्दित हो जाते हैं। तो यहां छलनी जैसी आकृति का निर्माण होता है जिसको हम जालीदार शिला का नाम देते हैं। जालीदार शिला बन जाती है और सने सने ये अपर्दित होके ये आपस में ये मिल जाते हैं और यहाँ एक वात खिड़की या पवन खिड़की का निर्माण होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उनका कटाव हो जाता है, अपर्दित हो जाता है और ये बीच का जो भाग अपने को खिड़की जैसा समान, खिड़की के समान दिखाई देता है, जिसको हम वात खिड़की का नाम देते हैं, क्योंकि हवा के द्वारा इसका निर्माण होता है, जिस कारण से हम वात खिड़की का नाम देते हैं। ड्रॉयकांटर की अगर बात करते हैं, क्योंकि हवा चारों तरफ से चलती है तो जो पथरीला जो भाग होता है, चट्टाने होते हैं, वो चारों तरफ से नुकीले होते जाते हैं, जिसको हम ड्रॉयकांटर का नाम देते हैं। त्रिकोण आकार के भी यहाँ पत्थरों का निर्माण होता है अपर्दन के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस्तेला करती। अब हम जूगेन और ग्यार्डन की अगर बात करते हैं तो जूगेन मुख्य रूप से जहां पर कठोर और कोमल चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती है। अब यहां पर मान लीजिए कोई यहां वात छिद्र है, ये छिद्र है या रंध्र है या दरार है, तो यहां पर हवा के द्वारा धीरे धीरे ये कटाव होके, अगर मान लीजिए कठोर चट्टान है और नीचे मुलायम चट्टान है, तो हवा इसको धीरे धीरे काटने का प्रयास करेगी, तो इसको हम जूगेन का नाम देंगे। ऊपर से कम अपर्दित होती है क्योंकि कठोर चट्टान है, लेकिन जैसे ही नीचे मुलायम चट्टान आती है तो मुलायम चट्टान का ज्यादा यहां अपर्दन होता है, तो इस इस्तेलाकृति को हम जूगेन नाम देते हैं। यार्डन अगर इस तरह से इस्तेलाकृति मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि ऊपर कठोर चट्टान और यहां मुलायम चट्टान, तो ये भाग अपर्दित हो जाता है हवा के द्वारा और ये भाग सुरक्षित बचा रहता है। तो इस प्रकार की जो इस्तेलाकृति हैं उसको हम यार्डन का नाम देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस्तेलाकृति जो पवन के अपर्दन के कारण निर्मित होती है। अब हम निक्षेपण और परिवहन की बात करते हैं, क्योंकि परिवहन की हम बात करते हैं तो परिवहन के बगैर अपर्दन का कार्य संपन्न नहीं होता है, क्योंकि परिवहन के साथ ही धूल मिट्टी के जो कण होते हैं हवा के साथ रहते हैं। तो ये मुख्य रूप से धूल के कण लटक कर उत्परिवर्तित करके, जैसे लुढ़क कर उछल उछल के हवा के साथ चलना, और पृष्ठीय सर्पण यानी जमीन के साथ साथ कंकड़ चलना, जिससे ये परिवहन के कार्य लटक कर उत्परिवर्तन और पृष्ठीय सर्पण के द्वारा संपन्न होता है। निक्षेपात्मक अगर कार्यों की बात करते हैं, जो कि मुख्य रूप से निक्षेपण के कार्य हवा के द्वारा संपन्न होते हैं, और जैसे ही हवा मंद होती है, हवा की गति रुकती है, तो हवा के द्वारा उन क्षेत्रों में या किसी क्षेत्र में निक्षेपण का कार्य
शुरू हो जाता है। और मुख्य रूप से हम निक्षेपण की बात करते हैं तो निक्षेपण में जो स्थलाकृतियां पवन के द्वारा निर्मित होती हैं उसमें बालू का स्तूप मुख्य रूप से होते हैं। और बालू का स्तूप में मुख्य रूप से जो बरखान होते हैं, बरखान अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और परवैलिक बालू का स्तूप, ये स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये स्थलाकृतियां पवन के द्वारा निर्मित होती है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं। और बालू का स्तूप सामान्य रूप से इस प्रकार के भी अपने को दिखाई देते हैं और इस प्रकार के भी अपने को दिखाई देते हैं। पवन की दिशा की ओर भी, पवन के विपरीत दिशा, तो बरखान महत्वपूर्ण होते हैं। और जो बालू का स्पूत का निर्माण मिट्टी निक्षेपण के द्वारा पवन करती है, ये महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी ऊंचाई कई मीटर तक हमें जो बड़े मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में हम देख सकते हैं। और इनका स्थानांतरण भी लगातार, क्योंकि अबाध गति से मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा चलती है, तो इन बालू का स्तूपों का स्थानांतरण लगातार हवा की दिशा या हवा के जो विपरीत होते हैं वहां इनकी स्थानांतरण इनका होता रहता है। अब हम पवन के जो अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण के जो कार्य हैं उनके बाद में हम मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर और अन्य स्थलाकृतियों की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो बेडलैंड होती है, उत्खात भूमि होती है, वो भी हमें किन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। क्योंकि हम देखते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बारिश कम होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां इन क्षेत्रों में प्रभावित होती हैं, लंबी दूरी की नदियां नहीं होती हैं। फलस्वरूप ये बालसन का निर्माण करती हैं, जहां जो मुख्य टीले होते हैं उनके बीच का जो भाग होता है, जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उसको हम बालसन का नाम देते हैं। और बालसन मुख्य रूप से प्लेया का निर्माण करती है और पिटमेंट का उस क्षेत्र में निर्माण होता है। मुख्य रूप से जब हम बालसन की बात करते हैं तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहां अगर नदी गिरती है तो यहां इकट्ठा जो पानी होता है उसको हम बालसन का नाम देते हैं। जब ये सूख जाता है, इस झील का पानी सूख जाता है, बालसन झील का पानी सूख जाता है, तो इसकी जो तलहटी होती है, क्योंकि पानी में के साथ जो मिट्टी, रेत या गाद, सिल्ट ये जमा होती है, तो इसके कारण से इसका जो पृष्ठ होता है इसमें थोड़ा उठाव आ जाता है, ये थोड़ा ऊंचा होता है। इसको हम प्लाया का नाम देते हैं। ये जो भाग होगा इसको हम पेडिमेंट का नाम देते हैं। पेडिमेंट का नाम देते हैं। आसपास का जो भाग होगा ये होगा बजड़ा, पेडिमेंट, और ये पलाया, और जो झील बनेगी उसको हम नाम देंगे बालसन। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस प्रकार की स्थलाकृतियां पवन के द्वारा निर्मित होती हैं, चाहे वो अपर्दन के द्वारा निर्मित हो, चाहे वो निक्षेपण के द्वारा निर्मित हो। तो हमने पवन के जो कार्य हैं उनके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में हमने आज चर्चा की। धन्यवाद।